Good morning, everyone. In today's video, we are going to discuss about our pending topic, that is inner sphere mechanism. तो हमने कल जिस टॉपिक पे हमने कल डिस्कशन किया था वो कौन सा टॉपिक था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन, जिसमें हमने दो मेथड किए थे। या तो रिएक्शन का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा वो वाया आउटर ट्रांसफ़र आउटर स्फीयर मैकेनिज़्म होगा, या फिर वाया इनर स्फीयर मैकेनिज़्म होगा। तो अभी थोड़ा सा पिछला रिकॉल करते हैं सो दैट कि आप थोड़ा सा कनेक्टेड फील करो। आउटर स्फीयर मैकेनिज़्म में हमने क्या क्या बोला था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा वो वाया किस प्रोसीजर से होगा? इलेक्ट्रॉन टनलिंग के थ्रू से। और टनलिंग के साथ साथ हमारा कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होगा? फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल, जिसमें हमने बोला था कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा लेकिन न्यूक्लियर डायमेंशंस इतनी फास्टली चेंज नहीं होंगी। तब हमने इस आउटर स्फीयर मैकेनिज़्म में हमने क्या क्या कंसिडर किया था? हमने आयरन को दोनों कंपाउंड सेम लिए थे और एक को आइसोटॉपिकली लेबल कर दिया था सो दैट कि साइज़ का डिफरेंस भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि एज कंडीशंस मेंशन्ड इन द आउटर स्फीयर मैकेनिज़्म उस रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ कंडीशंस थी जो हमने फॉलो की थी कि उनका साइज़ डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उनकी स्पिन स्टेट सेम होनी चाहिए। इन द सेम मैनर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इनर स्फीयर मैकेनिज़्म। इनर स्फीयर मैकेनिज़्म की अगर वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन डिस्कस करें तो क्या है? दीज आर द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस थ्रू अ ब्रिजिंग ग्रुप कॉमन टू कोऑर्डिनेशन शेल ऑफ बोथ मेटल आयन। हमने कल जब डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र दो तरीके से हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन टनलिंग के थ्रू या हो सकता है लिगेंड बेस, है ना, लिगेंड ब्रिज पाथवे, जो भी हमने पाथवे फॉलो कर रहे हो, या तो वो ये पाथवे हो सकता है या ये। कल हमने इलेक्ट्रॉन टनलिंग किसके लिए चूज़ कर लिया था? आउटर स्फीयर मैकेनिज़्म के लिए। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द इनर स्फीयर। तो इनर स्फीयर में वो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि वही रिएक्शंस इनर स्फीयर शो करेंगी जिनमें एक ब्रिजिंग ग्रुप ऐसा होगा जो दोनों मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कर पाएगा, राइट। तो अभी आपको रिएक्शन जब भी एग्ज़ाम में दी होगी तो अब आप उसे कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? आपके एग्ज़ाम में आपको ऐसा इनमें से एक ऐसा लिगेंड दिया होगा जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि रिएक्शन किसके थ्रू प्रोसीड करेगी? इनर स्फीयर मैकेनिज़्म के थ्रू। तो हमारे पास जैसे लिगेंड्स कॉमन क्या हैं? क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, F नेगेटिव, अजाइड आयन, NCS नेगेटिव, SCN नेगेटिव, थायोसाइनाइड और NCS। तो यहाँ पर डोनर एटम का फ़र्क है, ये नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डेड है और ये सल्फर के थ्रू। RCO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन है, OH नेगेटिव सल्फेट फॉस्फेट, P2O7 4 नेगेटिव ऑक्सलेट। ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, CO नेगेटिव, राइट। In inner sphere reaction, the substitution of coordination shell of one of the metal ion occurs prior to the electron transfer। तो यहाँ पर जब आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हो तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र भी होगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी एक तरह से परफॉर्म होगा, क्योंकि मैंने कल भी बताया था जब हमने थोड़ा सा एग्जांपल डिस्कस किया था कि आपका जो लिगेंड जिसके साथ पहले अटैच होगा क्लोरीन, बाद में आप जब रिएक्शन कंप्लीट करोगे तो वो दूसरे मेटल एटम के पास चला जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किसके थ्रू हो रहा है? एटम और ग्रुप ट्रांसफ़र होने की वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। The inert reactant has a coordinated ligand which is capable of forming a bridge। तो हमारे पास जो इनर्ट लिगेंड होगा, मतलब जो हमारे पास कल हमने क्या बोला था आउटर स्फीयर में, साथ साथ में कंपैरिजन करके चलेंगे तो इजी रहेगा। अगर कल हमने क्या बोला था कि दोनों कॉम्प्लेक्सेस इनर्ट होने चाहिए, अभी अब हमारे पास क्या कंडीशन है? एटलीस्ट एक इनर्ट होगा, दूसरा लेबाइल नेचर का होगा, यानी कि वो प्रेफर करेगा कि दूसरा लिगेंड उस पर उसके साथ अटैच हो। दैट मीन्स वो लेबाइल नेचर का होगा और वो एक्सचेंज रिएक्शन शो करने की टेंडेंसी रखेगा। और जो हमारा इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा उसके साथ एक ब्रिजिंग लिगेंड, ये दैट इज़ इनमें से कोई भी अटैच होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी रिएक्शन है,
ये हमने एसिड डाला हुआ है, इसलिए हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट में अमोनिया नहीं है, क्योंकि वो अमोनियम में चेंज हो गया है। अगर हमें इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो कोबाल्ट के साथ क्लोराइड था, क्रोमियम के साथ कोई भी हैलोजन नहीं अटैच है, राइट। तो अभी रिएक्शन के बाद देखो, कोबाल्ट का जो क्लोराइड था वो किसके साथ है, क्रोमियम के साथ, राइट। तो इसमें आप इनर सफियर मैकेनिज्म को कैसे जस्टिफाई करोगे या कैसे रिकॉग्नाइज करोगे रिएक्शन में। आप क्या देखोगे कि रिएक्शन दोनों रिएक्टेंट्स में कोई ना कोई ऐसा ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट होगा जो पहले जिसके साथ होगा वो दूसरी मेटल के साथ होगा। तो ये काफ़ी इजी है। जैसे हमने आउटर सफियर मैकेनिज्म के लिए करेक्टरिस्टिक की थी, वैसे ही हम इनर सफियर मैकेनिज्म के लिए भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स याद करेंगे। The first characteristic is one of the complex is inert and the inert complex have a bridging ligand with it। आपके पास जो पहला कोई ना दोनों में से कोई ना कोई एक कॉम्प्लेक्स ऐसा होना चाहिए जो इनर्ट नेचर का हो, और उसके पास कंपल्सरी क्या बोला है अभी हमने कंडीशन में कि उसके पास ब्रिजिंग लिगेंड होना ही चाहिए, राइट। सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकर थ्रू इनर सफियर मैकेनिज्म इज़ फास्टर देन द आउटर सफियर मैकेनिज्म। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है इनर सफियर मैकेनिज्म का फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू आउटर सफियर। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि कल हम वाया इलेक्ट्रॉन टनलिंग अपना जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने का ट्राई कर रहे थे, और उसमें हमने क्या बोल दिया था कि डायमेंशंस भी चेंज नहीं होनी चाहिए। और लेकिन अभी हमारे पास क्या है, मेटल किसके साथ, ये क्लोरीन हमारा लिगेंड तो पहले ही बाहर होता है, मेटल्स के साथ अटैच हुआ होता है, तो इसके पास अभी दूसरे मेटल की विसिनिटी के पास होगा, तो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र करेगा और ये छट से ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देगा। इसलिए इनर सफियर मैकेनिज्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू आउटर सफियर, क्योंकि वहाँ पर हमें एनर्जी बैरियर भी क्रॉस करना पड़ता है और स्पिन स्टेट्स को भी मैच करना होता है, इसलिए हमारा थोड़ा सा आउटर सफियर इससे पीछे रह जाता है। The rate of electron transfer increase if the bridging ligand has unsaturation। अगर हमारे ब्रिजिंग लिगेंड के पास अनसेचुरेशन होगी, अनसेचुरेशन का मतलब जैसे कल हमने बायोपिरिडिल किया था तो उसमें भी कंजुगेटेड रिंग थी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत फास्टली डीलोकलाइज कर रहे थे और इंटरमीडिएट स्टेबल बन रहा था। इसलिए हमारे ब्रिजिंग लिगेंड में अगर अनसेचुरेशन हो दैट विल लीड्स टू दी स्टेबिलिटी, इन टर्न हमारा रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ऑल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर ऑफ द ब्रिजिंग लिगेंड। रेट हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का रेट है वो कैसे इंक्रीज कर जाएगा, विद इंक्रीज इन न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर ऑफ द ब्रिजिंग लिगेंड। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ब्रिजिंग लिगेंड जो पहले मेटल के साथ अटैच है अभी उसे दूसरे मेटल के लिए कैसे एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अभी जितना बेटर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह होगा उतना जल्दी दूसरी मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसलिए हमारा जो ब्रिजिंग लिगेंड है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक तो वो दूसरे पहले वाले मेटल एटम को छोड़ के जाएगा तो बेटर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, और दूसरे मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट करेगा तो उसका न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। Along with the transfer of electron, the bridging ligand is also transferred from one complex to another, but it is not always necessary along with the transfer of electron। तो अभी ये क्या बोला है कि जब आप इनर सफियर मैकेनिज्म यूज़ करोगे आपके पास एक दो रिएक्शंस ऐसी हैं जिसमें आपको देखने में ऐसा लगेगा कि रिएक्शन आउटर सफियर के थ्रू गई होगी, उसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि आउटर सफियर के थ्रू गई होंगी, लेकिन इन टर्न वो गई इनर सफियर के थ्रू हैं क्योंकि उनके पास ब्रिजिंग एटम था, लेकिन वापस से ब्रिजिंग एटम उसी मेटल के पास वापस आ गया जो प्रीवियस थी। वो रिएक्शन में आपको डिस्कस करूँगी, ये वाला पॉइंट आप अभी पेंडिंग के लिए रख लो। सबसे पहले हमारे पास जो सिंपल रिएक्शन है, सो दैट आप मैकेनिज्म समझ पाओ कि रिएक्शन कैसे होगा। हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्सेस थे, अभी मैकेनिज्म स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी इजी है कैलकुलेट करना। आपको हमेशा मेटल का एक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता होता। वाटर हमारे पास क्या है, न्यूट्रल, तो उस पर चार्ज क्या है, ज़ीरो। ओवरऑल चार्ज क्या है हमारे पास, +2।
तो इससे हमारे पास x के ऊपर चार्ज क्या आ गया +2, यानी कि हमारी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2। सिमिलरली कोबाल्ट का चार्ज निकालना हो उसे में फिर से x सपोज कर लेंगे। अमोनिया के ऊपर चार्ज क्या है 0, क्लोरीन का चार्ज क्या होता है -1, ओवरऑल चार्ज कॉम्प्लेक्स का क्या दिया हुआ है +2 सॉरी। तो हमारे पास x के ऊपर चार्ज क्या आ गया +3, तो हमने ये चार्ज यहाँ पर मेंशन कर दिया। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि वाटर हमारे सिस्टम से लीव करेगा। तो वाटर कैसे लीव करेगा, क्योंकि अगर वाटर एज सच लीव कर गया तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर एकदम से 5 हो जाएगा, जो अनस्टेबिलिटी को लीड करेगा। लेकिन ये ब्रिजिंग लिगेंड हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया हुआ है, इसके पास क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, अभी लोन पेयर पड़ा है ना, ये तो एक के इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड बनाया, बाकी के ये जो पेंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस मेटल के साथ अटैच होने शुरू हो जाएंगे। तो अभी ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हुआ, आप इसे डॉटेड रखना चाहो डॉटेड रखो। तो यहाँ पर कोबाल्ट के साथ क्लोरीन ऑलरेडी है, तो आप उसे सॉलिड रखो और इसे डॉटेड रखो, क्योंकि क्रोमियम के साथ अटैच होना शुरू है। इसे आप प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स बोलोगे। प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या कॉम्प्लेक्स है कि जिसमें अभी चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ठीक, यहाँ पर अभी देखो ओरिजिनल चार्ज कोबाल्ट का 3 लिखा हुआ है, क्रोमियम का 2 लिखा हुआ है, और वाटर हमारे सिस्टम से लीव हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट देखो प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स में अभी मैंने चार्ज ट्रांसफ़र नहीं किया। जब आप प्रिकर्सर से सक्सेसर बनाओगे तो यहाँ पर आप चार्ज को क्या कर दोगे, वेरी कर दोगे। इसके पास 2 था, इसका चार्ज इसको दे दोगे। इसके पास 2 था पहले, इसके ओरिजिनली ये इसके पास 3 था और इसके पास 2, इसका इलेक्ट्रॉन एक इसके पास चला गया तो इसके पास 3 हो गया और इसका 2 हो गया चार्ज। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं ना, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा दैट मीन्स उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तो इसका +3 हो गया, तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसको। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये सिर्फ आप चार्ज एक्सचेंज करोगे और ओवरऑल चार्ज कैसे लिखोगे, ये +4 लिखा हुआ है, कैसे लिखोगे, जो हमारे पास ऊपर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर दोनों के चार्ज हैं एग्जैक्टली बस आप उसे सम कर दोगे। नेक्स्ट देखो अभी क्या है, ये सक्सेसर में चेंज हो गया। अभी सक्सेसर में चेंज होने से आप इसकी क्लीवेज कर दोगे। क्लीवेज जैसे करोगे, जिसके साथ ये पहले अटैच था, तो अभी क्लीवेज किस साइड से करोगे, इस साइड से। इसके पास 5 लिगेंड रह गए और ये कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, आप इसके साथ वाटर अटैच करोगे तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बनना था, लेकिन H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में, यानी कि एसिड प्रोटोनेटेड वाटर की वजह से हमारे पास सारे के सारे अमोनिया किसके साथ सब्स्टिट्यूट हो गए, अमोनियम आयन के साथ। तो हमारे पास जो लास्ट कॉम्प्लेक्स बना, तो ये 5 वाटर इसके यहाँ पर सिस्टम में आ गए और हमारे पास कोबाल्ट हेक्सा बना। अगर हमारे पास ये एसिड ना होता तब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ये प्लस ये होता। तो आप जब भी रिएक्शन को करोगे तो ओवरऑल लिखोगे। नेक्स्ट अभी डिस्कशन करते हैं कि ये हमने जो मैकेनिज्म स्टडी किया है तो उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। द क्रोमियम वाटर 6 पॉजिटिव loses a molecule of water to form an activated bridge intermediate with this. This activated bridge intermediate contains cobalt 3 positive and chromium 2 positive ion. जो हमारे पास एक्टिवेटेड ब्रिज कॉम्प्लेक्स बना है वहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं प्रिकर्सर की, उस पर चार्ज इस पर 3 है और इस पर 2 है। The bridging chloride ion is provided to activated intermediate by the inert reactant cobalt NH3 5Cl. तो ये हमारे पास जो एक्टिवेटेड ब्रिजिंग लिगेंड किस पर प्रेजेंट किया हुआ है, हमने इस कॉम्प्लेक्स में से ब्रिजिंग लिगेंड लिया हुआ है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। द ब्रिजिंग क्लोराइड अक्कर्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्रोमियम टू उसने क्या किया, क्लोराइड की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन क्रोमियम 2 से क्रोमियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो गया। द इंटरमीडिएट डिसोसिएट टू गिव 6 कोऑर्डिनेट क्रोमियम 3 एंड 5 कोऑर्डिनेट कोबाल्ट आयन। जो वो इंटरमीडिएट डिसोसिएट हुआ तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 कोबाल्ट का था और उस टाइम पर क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। दिस इज़ क्वाइट अनस्टेबल एंड रेडली हाइड्रेटेड टू गिव 5 अमोनियम आयंस। ये स्पीशीज़ बहुत अनस्टेबल नेचर की है, इसलिए जैसे ही ये प्रोटोनेटेड वाटर के साथ अटैच होगी
रेडली अपना अमोनियम आयन लूज़ करके ये वाटर में चेंज हो जाएगी। एक तरह से कोबाल्ट हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। अभी आप हमारे पास ये सिंपल रिएक्शन हो गई, ये हमने सिर्फ एक डिस्कशन की है सो दैट कि आपको एग्ज़ाम में आइडिया लग जाए कि जब आप रिएक्शन कंसीडर करोगे तो आप कौन कौन से पॉइंट्स को इलेबोरेट करोगे। अभी एग्ज़ाम में रिएक्शन सिर्फ एक नहीं रहेगी, तो हमने क्या किया है कि सिर्फ मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे सो दैट रिएक्शन का जो डिस्कशन पोर्शन है वो आप उसी तरह से पॉइंट को पिक कर लोगे। जो जो पॉइंट हमने उस रिएक्शन के लिए एक्सप्लेन किए हैं, आपको सिमिलर एग्ज़ाम में अगर ये रिएक्शन पूछी जाती है तो आप वैसे ही लैंग्वेज को इसमें मॉडिफाई कर लोगे। तो अभी हमारे पास ये ब्रिजिंग लिगेंड भी हमने लिस्ट में पढ़ा था, तो एक तरह से हमारे पास एक एटलीस्ट ब्रिजिंग लिगेंड हो, ज़्यादा हो तो चलेगा। कार्बोक्सिलेट आयन, कोबाल्ट NH3, क्रोमियम हेक्सा एक्वा। तो हमारे पास ये पहले कोबाल्ट के साथ था, अब ये क्रोमियम के साथ होगा फाइनल प्रोडक्ट। तो आप कुछ इस तरह से लिख दोगे रिएक्शन को। तो जो हमारे पास ये 5 कोऑर्डिनेट स्पीशीज़ थी, जो वाटर हमने पहले रिमूव किया था, वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। अभी रिएक्शन कैसे करोगे, सबसे पहला काम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करनी है, इसकी 3 और इसकी 3। अभी आपको सिमिलर वे में आप अप्लाई करोगे, कोबाल्ट 3 और क्रोमियम 2। फिर आपने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना है। प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म करोगे, ब्रिजिंग लिगेंड को कैसे अटैच करना है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना। सिंपल RCO नेगेटिव, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं कि हमने ब्रिजिंग लिगेंड ही तो अटैच करना है, राइट, यहाँ से कोबाल्ट अटैच कर दिया, यहाँ से क्रोमियम अटैच कर दिया। तो अगर आप एग्जामिनर को अपना डोनर एटम प्रॉपर नहीं दिखाओगे तो ये सही ब्रिजिंग का तरीका नहीं है। तो यहाँ पर आप उसे थोड़ा सा मॉलिक्यूल को अपने को एक्सपैंड करोगे सो दैट आपका डोनर एटम प्रॉपर दिखे कि किसका बॉन्ड किसके साथ है। यहाँ पर डोनर एटम ऑक्सीजन, एक डोनर एटम क्रोमियम के साथ है और दूसरा डोनर एटम कार्बोक्सिलेट आयन का कोबाल्ट के साथ है। तो ये भी तरीका गलत होगा कि अगर आप सिर्फ एक ओ दिखाओ, एक ओ आप इसके साथ, एक ही ओ आप इसके साथ, और बाकी के आप C डबल बॉन्ड ओ एक साथ रख दो, तो ये भी लिंकेज गलत है। ठीक है, इसलिए जिस भी लिगेंड को आप अटैच कर रहे हो तो उसका लिंकेज एक बार ध्यान से दिमाग में रख लेना। प्रिकर्सर, फिर आप उसको क्या करोगे, प्रिकर्सर में आप जो चार्ज लेके आए हो बस उसे ऐसे ही रखना। सक्सेसर में दोनों को उल्टा कर देना, इसके पास 3 और इसके पास 2 कर दिया। फिर उसको क्या कर दोगे, क्लीवेज कर दोगे। क्लीवेज बहुत ईजी है, जिसके साथ ये पहले अटैच था दूसरे के साथ क्लीवेज कर दोगे। अभी ये इसके साथ अटैच था तो यहाँ से क्लीव कर दोगे, ये इसके साथ हो गया। अभी ये 5 कोऑर्डिनेटेड है तो स्टेबल नहीं रहेगा, तो इसका जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से पहले लीव किया था वो इसके साथ अटैच हो जाएगा और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ये ऐसे बन जाएगा। सॉरी, ये वाला हमने यहाँ से अटैच किया था ना कोबाल्ट के साथ, तो क्लीवेज उल्टा हो गया, क्लीवेज यहाँ से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर आ जाएगा। बाय मिस्टेक मैंने ध्यान नहीं दिया ना। नेक्स्ट है कोबाल्ट NH3 जो हमारे पास थर्ड स्टेप है, ये 5 कोऑर्डिनेटेड है। जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आप इसके साथ अटैच कर दोगे। ऐसे ही आपके पास अभी ब्रिजिंग लिगेंड क्या है, NCS। तो NCS को भी कैसे अटैच करोगे, सबसे पहले फिर से कोऑर्डिनेशन स्टेट लिखोगे दोनों की, इसकी +2 होगी और इसकी 3 होगी। ठीक, अभी NCS को ध्यान से देखो, NCS में एक का नाइट्रोजन के थ्रू, जो ओरिजिनली अटैच है वो नाइट्रोजन के थ्रू है और जो बाद में अटैच हुआ है वो किसके थ्रू अटैच हुआ है, सल्फ़र के थ्रू। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ का फ़र्क आएगा। यहाँ पर सल्फ़र अगर डोनर एटम बेटर हुआ तो ही इसके साथ वापस जाएगा, अदरवाइज से ये इसी के साथ वापस हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, फिर से प्रिकर्सर बनाया, चार्ज ऐसा शो कर दिए, +4 ओवरऑल चार्ज, बस दोनों कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का सम कर देना है। जब बाद में क्लीव करते हो तब भी दोनों को वैसे ही वापस कर देना है जितना जितना लिया होगा। +2 वापस हो गया। अभी क्लीवेज कैसे करनी है, जिसके साथ वो पहले अटैच था वहाँ से क्लीवेज करोगे, यहाँ से क्लीवेज करोगे, तो वैसे ही क्लीवेज किया हुआ है। जो 5 कोऑर्डिनेटेड होगा उसके साथ वाटर अटैच कर दोगे। सिमिलर नेक्स्ट है हमारे पास अजाइड आयन। अजाइड आयन में भी आप ऐसे ही अटैच करोगे, NNN
तो ये सिर्फ अटैचमेंट जो हमारे पास जो टिपिकल पार्ट है इनर सफियर का वो ये है कि आपको लिंकेज का श्योर होना चाहिए कि आप कैसे अटैच करोगे। यहाँ पर फिर से आप वैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन किया तो प्रिकर्सर बनाया, प्रिकर्सर के बाद जब सक्सेसर बनाओगे चार्ज उल्टे कर दोगे, इसके पास 2 इसके पास 3, उसके बाद जिसके साथ वो ओरिजिनली अटैच है इसके साथ इस वाले क्रोमियम के साथ वहाँ से क्लीव कर दोगे और वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। और जो वाटर आपने पहले रिमूव किया था, यहाँ से वाटर रिमूव किया हुआ है, वो वाटर आप उसके साथ अटैच कर दोगे तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट कैसे हो जाएंगे, ये वाटर बन जाएगा इसके साथ। डिस्कशन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र विद एजाइड इज़ फास्टर देन NCS। एजाइड में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है वो फास्टर है। क्यों फास्टर है? क्योंकि यहाँ पर डोनर एटम्स का फ़र्क है। मैंने तब भी बोला था जब हमने NCS किया था, एक तरफ डोनर एटम N है और एक तरफ सल्फ़र है। अभी सल्फ़र का बॉन्ड अगर स्टेबल होगा तो ही रिएक्शन फास्ट चलेगा। अगर नाइट्रोजन के साथ किसी का ओरिजिनली नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के बाद डोनर एटम सल्फ़र बन जाएगा तो रिएक्शन ज़्यादा थोड़ा सा स्लो करेगा। लेकिन जब जितनी भी रिएक्शंस हमने किए हैं अभी तक, हमने जब एजाइड आयन किया, इस कार्बोक्सिलेट आयन किया तो दोनों तरफ डोनर एटम O था ना, तो इसका कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन यहाँ पर NCS में ये फ़र्क हो गया। अभी नाइट्रोजन के साथ क्रोमियम है और सल्फ़र के साथ दूसरा क्रोमियम अटैच होगा तो बॉन्ड लेंथ का फ़र्क आ जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र थोड़ा सा स्लो है। ये रिएक्शन थी जिसके बारे में मैंने लास्ट पॉइंट को पेंडिंग रखा हुआ था। अभी ये रिएक्शन ध्यान से ऑब्जर्व करो। इरिडियम हेक्साक्लोराइड क्रोमियम वाटर 6। अभी हमारे पास 6 ब्रिजिंग लिगेंड है तो पहली बार देखने में ऐसा लगेगा कि ये इनर सफियर के थ्रू जाएगी क्योंकि हमने एटलीस्ट एक ब्रिजिंग मैकेनिज्म बोला हुआ है। फिर बाद में जब आप फाइनल प्रोडक्ट देखोगे तो आप बोलोगे कि ओरिजिनली जो जिसके पास क्लोरीन था वो उसी के पास है, इसलिए शायद आउटर सफियर मैकेनिज्म है। लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है? इनर सफियर ही है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमारे पास ओरिजिनली जैसे इरिडियम का क्लोराइड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स है और क्रोमियम के साथ जब वो दोबारा से हम क्लीवेज कर रहे थे तो क्रोमियम का के साथ क्लोरीन का कॉम्प्लेक्स इतना स्टेबल नहीं बनना था, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र भी शो करना था, इसलिए वो इनर सफियर के मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। क्योंकि इनर सफियर आउटर सफियर के कंपैरिजन फास्ट होता है, इसलिए वो इनर सफियर को प्रेफर करेगा, लेकिन बाद में वो वापस इरिडियम के पास ही आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, क्लोरीन के थ्रू अटैच किया, फिर से प्रिकर्सर बनाओगे। ये मैकेनिज्म मैंने छोटा सा कर दिया, आप फिर से वैसे डिटेल में लिखना, इरिडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करना, क्रोमियम की करना, और पहले प्रिकर्सर बनाना, फिर सक्सेसर बनाना, फिर उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट लिखना। तो यहाँ पर आपने ये उसी तरह से फिर से प्रिकर्सर फिर सक्सेसर बना होगा, फिर आप ऐसे अटैच किया तो आपके पास इंटर्न क्लोरीन यहाँ से क्लीव नहीं हुआ, क्लीव यहीं से वापस से हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र भी हो गया और हमारा क्लोरीन वापस इरिडियम के पास ही आ गया। तो इस वजह से ये रिएक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं। तो ऐसी रिएक्शंस कई बार डाउट क्रिएट कर देती हैं कि मैकेनिज्म इनर सफियर होगा या आउटर सफियर होगा। एक बार वीडियो कंक्लूड करने से पहले थोड़ा सा आप दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। आपके पास 2 तरह के मैकेनिज्म थे, आउटर और इनर। आउटर के लिए हमने इलेक्ट्रॉन टनलिंग यूज़ किया था और इनर के लिए हमने कौन सा मैकेनिज्म यूज़ किया है? लिगेंड ब्रिज मैकेनिज्म। तो आप उसमें पहला फीचर क्या ढूंढोगे कि उसमें एक ऐसा ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए और ब्रिजिंग लिगेंड के पास क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और सेकंड क्या आप ढूंढोगे कि एक कॉम्प्लेक्स हमारे दोनों में से इनर्ट होना चाहिए जिसके पास ब्रिजिंग लिगेंड हो, और दूसरा लेबाइल नेचर का होना चाहिए जो लिगेंड को एक्सेप्ट कर सके। और हमारा जो लिविंग ग्रुप है या जिसे आप ब्रिजिंग लिगेंड बोल रहे हो, उसके पास कैसा करैक्टर ज़्यादा होना चाहिए? न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि उसे रिएक्शन के बाद किसी दूसरे मेटल एटम के साथ अटैच होना है तो उसके लिए वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिक टेंडेंसी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। पर कई बारी क्या होता है कि हमारा जो रिएक्शन ओरिजिनली हमारा ब्रिजिंग लिगेंड जिसके साथ स्टेबल है वो उसी के साथ स्टेबल है, लेकिन वो मैकेनिज्म इनर सफियर के थ्रू जाएगा लेकिन वापस से उसी ओरिजिनल रिएक्टेंट के पास आ जाएगा। तो रिएक्शन देखने में ऐसे हमें अपीयर होगी जिसे हम इल्यूजन बोलते हैं। तो ये एक तरह से इल्यूजन होगा कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये रिएक्शन डालेगा
और आपको मैकेनिज़्म इसी से रिकॉग्नाइज करने को कहेगा। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल मार्क दिस रिएक्शन एज अ आउटर सफियर मैकेनिज़्म, और वो उसे आउटर की तरह एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये रिएक्शन गलत होगा क्योंकि ये इनर की तरह प्रोसीड हो रहा है। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।